नमस्कार। काव्यांग एजुकेशन का मंच और आप सभी का स्वागत, आप सभी का अभिनंदन। क्लास शुरुआत करते हैं। आज थोड़ा सा लेट है, आपको पता भी है कि बिल्कुल लेट है आज, लेकिन जब तक आप सभी साथियों को सूचित कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि क्लास शुरू हो चुकी है। और ये क्लास अब आप काव्यशास्त्र की लेने वाले हैं, तो काव्यशास्त्र के लिए जो तैयारी कर रहे थे वो विद्यार्थी फटाफट आ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए। क्लास शुरू कर दी है आशा राठौड़, MS चौधरी जी और जो भी साथी पधारे हैं उन सभी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, हृदय की गहराइयों से स्वागत। प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। ये हमारी पुस्तकें हैं, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी शिक्षण विधियां। तीनों की तीनों रामबाण पुस्तकें हैं। आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, अगर शिक्षक भर्ती के बारे में सोच रहे हैं तो जरूर यहाँ पर गौर करना, क्योंकि इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। प्रश्न आपके हूबहू ऐसे कैसे आपके मिलने वाले प्रश्न आपको दिखेंगे, आपको लगेगा कि बिल्कुल एक शानदार किताब आपके हाथ में आई है। तो इसलिए आप थोड़ा सा इस पर गौर करना कि ये क्लासेज आपकी समृद्धि के लिए और आपकी यस, आपके मान, आपके वैल्यूज के लिए तो है ही, साथ ही साथ ये क्लासेज इसलिए भी है कि आप बेहतर ढंग से इसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आगे चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आनंदवर्धन, जगन्नाथ, विश्वनाथ और अभिनव गुप्त। ध्वनि संप्रदाय, काव्यशास्त्र में ध्वनि संप्रदाय चलता है और ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, यानी ध्वनि संप्रदाय किसने दिया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके आनंदवर्धन, जगन्नाथ, अभिनव गुप्त और 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जवाब तेजी से दीजिएगा। देखिए, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तकों पर अगर आए तो आनंदवर्धन को माना जाता है। ध्वनि पे 2 लोगों ने काम किया, आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन रचना और ध्वन्यालोचन अभिनव गुप्त, 2 लोगों ने ध्वनि संप्रदाय विशेष काम किया, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न देखिएगा, पंचम वेद किस काव्यशास्त्रीय ग्रंथ को कहा गया है? पंचम वेद मतलब वेदों में 5वें नंबर का ये वेद है, ऐसा किस काव्यशास्त्रीय ग्रंथ को कहा गया है? काव्यालंकार सूत्रवृत्ति को, काव्य प्रकाश को, काव्य मीमांसा को या फिर नाट्य शास्त्र को? चारों ऑप्शन है आपके सामने, जवाब दीजिएगा जी। कौन है पंचम वेद? भरत मुनि ने जो ग्रंथ लिखा 200 से 300 में, दूसरी सदी में मौजूद थे। तो दूसरी सदी में जो भरत मुनि थे उन्होंने नाट्यशास्त्र रचना लिखी थी। काव्यशास्त्र की सबसे पहली, सबसे प्राचीन रचना है नाट्यशास्त्र। भरत मुनि ने इसको लिखा है। भरत मुनि 10वादी आचार्य हैं और चूंकि दूसरी सदी में आई थी, सबसे पहली रचना यही है। शिवानी गुणावत, MS चौधरी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भरत का रस सूत्र नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में उल्लेखित है? भरत मुनि ने जो रस सूत्र बताया है, विभावानुभाव संचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, रस पैदा होता है। ये नाट्यशास्त्र में जो ये रस सूत्र है, ये कौन से अध्याय में? 3रे अध्याय में है, 5वें अध्याय में है, 6ठे अध्याय में है, 7वें अध्याय में? जी, जवाब दीजिएगा आप। प्रश्न है 3रे नंबर का। कौन सा अध्याय है? 3रा, 5वां, 6ठा या 7वां? विभावानुभाव संचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, ये रस सूत्र है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ऐसा भरत मुनि ने कहा था। भरत मुनि ने जो ये बात कही है, ये किस अध्याय में वर्णित है, ये आपको बताना है। ओके, चलो बता दीजिएगा। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र कौन से अध्याय में है? आंसर होगा साथियों 6ठे अध्याय में है। तो यहां पे आंसर होगा 3, 6ठा अध्याय। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न देखिएगा। चौथा प्रश्न ये रहा साहब। चौथा प्रश्न कहता है कि
नाट्य शास्त्र कितने अध्यायों में विभाजित है? 36 अध्याय में, 20 अध्याय में, 40 अध्याय में या 25 अध्याय में? नाट्य शास्त्र कुल कितने अध्याय हैं? नाट्य शास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं? भरत मुनि की जो रचना है नाट्य शास्त्र, उसके अध्यायों की संख्या आपको बतानी है। 36, 20, 40 और 25। आपसे बड़ा कौन है भाई साहब? तेजी से जवाब दे दोगे आप? पता है मेरे को, जानता हूं, बताओ। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में कितने अध्याय है? 36 अध्याय है गुरुजी। कितने? 36। ओके, तो आंसर हो जाएगा नरेश पेंशन जी ए। अगला प्रश्न देखिएगा, 5वां। काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या कहां मिलती है? नाट्यशास्त्र में, काव्यालंकार में, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में या साहित्य सर्वस्व में? काव्य दोषों के बारे में सबसे पहले किसने बताया है? यह आपको पूछा गया है काव्य दोषों के बारे में। नाट्यशास्त्र में है, काव्यालंकार में है, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में है या साहित्य सर्वस्व में है? और अगर यहां देखें तो देखो, नाट्यशास्त्र में तो नहीं है, काव्यालंकार भामे ने लिखा था और इसमें है। काव्य दोषों के बारे में जो भामे हैं उसके रचना है जिसका नाम है काव्यालंकार, उसमें मौजूद है। तो यहां पे आंसर क्या होगा दोस्तों? 5वें में बी। ओके प्रमोद कुमार जी, छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम काव्य के शरीर स्वरूप निर्धारित करने वाले आचार्य कौन से हैं? रुद्रट, विश्वनाथ, मम्मट और भामे। जो काव्य है उसको पुरुष अगर मान लें और उसके शरीर को अगर हम देखें तो उसका शरीर कुछ होता है, ऐसा सबसे पहले किसने कहा? रुद्रट ने, विश्वनाथ ने, मम्मट ने, भामे ने? आपको बताना है। छठा प्रश्न है डी, आंसर होगा ओके। क्यों होगा डी आंसर? सुनो, क्या है कि सबसे पहले रचना आई थी काव्यालंकार। काव्य के बारे में उसी में बात की गई थी, वो किसने दी थी? भामे ने। तो आंसर भी भामे ही होगा। ओके प्रमोद जी। आज प्रमोद जी थोड़ी सुस्ती आ रही है मेरे को, चाय पीनी पड़ेगी मेरे को लग रहा है। चाय पी लो। नरेश मेंशन करें सर नहीं आता, बहुत आएगा भाई आएगा। चलो 7वां प्रश्न। रीतिपट के लिए वर्तम शब्द का प्रयोग करने वाले आचार्य कौन है? दंडी, राजशेखर, आनंदवर्धन और मम्मट। जो रीति है ना, रीतिपट, रीति के बारे में, वृत्ति के बारे में कहा गया है और वृत्ति से वर्तम बना है। यहां पर किसने कहा रीतिपट के बारे में? ऐसा किसने कहा? आंसर हो जाएगा ए, दंडी ने कहा था। 7वें में आंसर क्या होगा? ए। 8वें पा जाओ, मम्मट नहीं है। काव्य दर्शकार आचार्य दंडी का जन्म स्थान कहां है? काव्य के आदर्श और काव्य के प्रकाश दोनों को आप जानते हैं। काव्यादर्श दंडी का है, काव्यादर्श है ये, काव्यदर्श नहीं, काव्यादर्शकार मतलब काव्यादर्श लिखने वाले आचार्य कौन? दंडी। कहां जन्मे? उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, मध्य भारत में, पश्चिम भारत में? कौन सी जगह पे जन्म हुआ दंडी का? बताइए। 8वां प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है ये तो। चाय पियोगे क्या? ऑनलाइन भिजवा दूं? आज मेरे को थोड़ी सुस्ती सी लग रही है, मौसम बदल रहा है। बताइए, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, मध्य भारत और पश्चिम भारत कहां थे? दक्षिण भारत में जन्मे थे दंडी। काव्यादर्श लिखा है इन्होंने। आंसर बी हो जाएगा। 9वां प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों। काव्यशास्त्र की परंपरा में काव्य की आत्मा का स्वरूप सर्वप्रथम किसने आचार्य ने बताया? वामन ने, भामे ने, भरत ने, उद्भट ने? प्रश्न है 9वां, जवाब दीजिएगा।
काव्य की आत्मा, जैसे रस को माना है भरत मुनि और विश्वनाथ ने, औचित्य को माना है क्षेमेंद्र ने, कुंतक ने काव्य की आत्मा माना है वक्रोक्ति को, भामे रुद्रट और बामन ने माना है किसको, भामे और रुद्रट और दंडी ने माना है किसको, अलंकार को। ठीक है, बामन ने माना है रीति को। सबने काव्य की आत्मा अलग अलग बताई है, लेकिन काव्य की आत्मा के बारे में सबसे पहले किसने कहा था, प्रश्न ये है। आंसर बोलो। बामन ने कहा था, और एक लाइन बोली थी, रीतिरात्मा काव्यस्य। काव्य की आत्मा क्या है, रीति है। रीति को काव्य की आत्मा कहा था किसने, किसने कहा था, बामन ने। याद हुआ? ओके, 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति किस सिद्धांत का कथन है? समान लक्षण वाली चीजों को अगर परोसा जाए तो उसे ही वक्रोक्ति या टेढ़ा कथन कहा जाता है। ये किस सिद्धांत से रिलेटेड है? ओके, रुद्रट के, जयदेव के, बामन के, जगन्नाथ के? बताइए कौन से विद्वान है जिन्होंने ये सिद्धांत दिया है? रुद्रट, जयदेव, बामन और जगन्नाथ। 10वां प्रश्न है, रीतिरात्मा काव्यस्य सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति, ये सब बामन ने कहा था। सी होगा आंसर। 11वें की ओर चलते हैं। अलंकारों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण करने में सर्वप्रथम वर्गीकरण किस विद्वान ने किया था? कि भाई कौन सा शब्दालंकार है, कौन सा अर्थालंकार है, कौन सा संकर या मिश्रित अलंकार है। ऐसे अलंकारों के बारे में सबसे पहले किसने किया? उद्भट ने, रुद्रट ने, भोजराज ने, राजशेखर ने। चारों ऑप्शन है आपके सामने, जवाब दीजिएगा सही क्या होगा। 11वां प्रश्न है दोस्तों। वेरी गुड प्रमोद कुमार जी, अच्छा जवाब आप देते हैं अक्सर। यहां भी आपने बढ़िया जवाब दिया। ये रुद्रट ने ही सबसे पहले बताया था अलंकारों के अलग अलग वर्गीकरण के बारे में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है 12वां। ध्वन्यालोक की प्राचीनतम टीका कौन सी मानी जाती है? आपको पता है ध्वन्यालोक किसने लिखा? आनंदवर्धन ने। उसकी जो सबसे पुरानी टीका है वो कौन सी है? लोचन टीका, अभिनव टीका, श्रृंगार तिलक या काव्यालंकार? जो ध्वनि संप्रदाय की सबसे रचना है आनंदवर्धन की, जिसका नाम है ध्वन्यालोक, उसकी टीका सबसे पहले किसने लिखी? क्या नाम है टीका का? टीका का नाम है दोस्तों लोचन टीका। यहां पर ए आंसर हो जाएगा। चलिए 13वां प्रश्न, ये आपको बहुत काम आएंगे काव्यशास्त्र के प्रश्न। यूट्यूब पे बहुत मजा देगी आपको ये क्लास। अभिधान वृत्ति मातृका ग्रंथ संबंधित है अलंकारों से, काव्यदोषों से, रसों से या शब्द शक्तियों से? जो अभिधान वृत्ति मातृका ग्रंथ है वो किससे रिलेटेड है? किसके बारे में वर्णन मिलता है अभिधान वृत्ति मातृका में? रीति के बारे में, गुणों के बारे में, दोषों के बारे में या शब्द शक्तियों के बारे में? क्या होगा आंसर? अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि यह ग्रंथ शब्द शक्तियों के बारे में है। किसके बारे में? अभिधान वृत्ति मातृका शब्द शक्तियों के बारे में है, इसलिए आंसर यहां पर डी हो जाएगा। MS चौधरी जी। अगला, भट्टनायक निवासी कहां के थे? दक्षिण भारत के, कश्मीर के, मगध प्रदेश के या धार MP के? भट्टनायक कहां के रहने वाले थे? हाँ, बहुत ही खूबसूरत वादियों में रहते थे ये। समझ गए? बताओ आंसर। यस, कश्मीर, बिल्कुल सही आंसर है कश्मीर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
कवि शिक्षा परख ग्रंथों के प्रवर्तन करने वाले आचार्य माने जाते हैं केशव मिश्र, रुद्रट भट्ट, मुकुल भट्ट और राजशेखर। जिनमें कवि शिक्षा परख है, कवियों को ज्ञान दिया गया कि ऐसे लिखो, ऐसे मत लिखो। बताइए इस प्रकार के ग्रंथ किसके पास रहे हैं? केशव मिश्र, रुद्रट, मुकुल भट्ट और राजशेखर। अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसा राजशेखर ने किया था काव्य मीमांसा में। ओके, डिटेल से बताया था कवियों को काव्य की मीमांसा लिखी है। 16वां प्रश्न, किस काव्य शास्त्री ने अपने ग्रंथों में दार्शनिक विषयों का प्रचुर समन्वय किया है? अपने ग्रंथों में फिलॉसफी बहुत ज़्यादा डाली है, उस काव्य शास्त्री का नाम बताइए। भामे है, अभिनव गुप्त है, उद्भट है या भरत है? 16वां प्रश्न है, याद करिए। नरेश मेंशन जी डी नहीं है, भरत नहीं है। काव्य शास्त्र ने उन्होंने रस डाला है भाई साहब, दर्शन कहां से डालेंगे भरत मुनि? जो अनुमाप्य संबंध की बात करता है, जो ध्वनि की बात करता है, हाँ गुड, अभिनव गुप्त। किस कौन? अभिनव गुप्त। ध्वन्यालोक लोचन इनकी रचना है। 16वां प्रश्न, चलते हैं 17वें की ओर। अधोलिखित में कौन आचार्य ध्वनि विरोधी नहीं है? महिम भट्ट, विश्वनाथ, मम्मट और जगन्नाथ। प्रश्न नंबर 17 है, महिम भट्ट व्यक्ति विवेक रचना, विश्वनाथ साहित्य दर्पण रचना, मम्मट काव्य प्रकाश। ये तीनों की तीनों आचार्य ध्वनि के बारे में खिलाफ है, लेकिन रमणीयार्थ प्रतिपादकम काव्यम में रमणीय जो अर्थ है उसकी बात की गई है जगन्नाथ के द्वारा। ठीक है, तो रस गंगाधर रचना अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि डी आंसर यहां पर सही है। चलिए आगे चलते हैं 18वें प्रश्न की ओर। अच्छा, आपको अभी ऐप पर काव्य शास्त्र तो नहीं पढ़ाई गई है? अभी तो आपको ग्रामर चल रही थी और हिंदी साहित्य का इतिहास भी चल रहा है? और काव्यांग ऐप पर आपको साइको क्लास भी मिल रही है ना निःशुल्क। तो साइको पढ़ रहे हो आप, ग्रामर आपको अभ्य तक पढ़ा दिया और हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है, आदिकाल शुरू हो गया उसमें। सही है ना? काव्यशास्त्र वहां पर अभी आपको नहीं पढ़ाई है, काव्यशास्त्र पढ़ाएंगे जल्दी ही, तब इन सब चीजों का वहां भी रिवीजन होगा, तब और बेहतर आपको समझ में आएगा। श्रृंगार रस को रसराज मानने वाले विद्वान कौन से हैं? आचार्य भोजराज, विश्वनाथ, मम्मट और जगन्नाथ। 18वां प्रश्न है, बताइएगा। आप बताओ, श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है, रसों का राजा वैसे श्रृंगार ही है, पर ऐसा कौन कहता है? ऐसा कौन कहता है, ये आपको बताना है। सरस्वती कंठावरण रचना है आचार्य भोजराज की, उसमें ऐसा कहा गया है। तो 18वां प्रश्न है, ए आंसर है। गुड, आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न, ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्य की उपाधि से विभूषित किसको किया गया था? जगन्नाथ को, भट्टनायक को, मम्मट को या केशव मिश्र को? 19वां प्रश्न, ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्य, ध्वनि की प्रतिस्थापना करने वाला परम से भी परम महान आचार्य किसको कहा गया था? यह है प्रश्न। जगन्नाथ को, भट्टनायक को, मम्मट को या फिर केशव मिश्र को? बताइए। जवाब कम दे रहे हैं आप, काव्यशास्त्र कमजोर है ना आपकी? कमजोर है, उतनी अच्छी आपने पढ़ नहीं रखी, सीख नहीं रखी। क्या करें? बोलो क्या करें?
उठाओ मोबाइल, डाउनलोड करो ऐप काव्यांग एजुकेशन। कर लिया? बस ऐप परचेज करो। काव्य शास्त्र मुश्किल से मुश्किल 700-800 रुपये में दे रहे हैं हम ऐप में, पूरी काव्य शास्त्र 700 से 800 रुपये, कोई मायने नहीं रखता। पूरी जिंदगी में 700-800 रुपये वैसे गलत जगह खर्च कर दोगे, अगर यहां खर्च कर दोगे तो जीवन में उजाले आएंगे। जिस 1 नंबर 2 नंबर से आप रह गए थे, वो 1-2 नंबर आपको सताएगा नहीं, अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे वाले। बस काव्यांग एजुकेशन ऐप के भरोसे रहो हिंदी में, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। देखिए, ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्य की उपाधि जो है वो मम्मट को दी गई थी, तो यहां पे आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। 19 में सी होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। 20वां प्रश्न, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र पर लिखी गई सर्वाधिक प्रामाणिक टीका कौन सी मानी जाती है? अभिनव भारती, श्रृंगार तिलक, श्रृंगार प्रकाश और दश रूपक। दश रूपक टीका नहीं है, ये तो धनंजय की रचना है। अब आप बताइएगा, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र पर लिखी गई सर्वाधिक प्रामाणिक टीका किसकी है? 20वां प्रश्न है। दश रूपक तो हो नहीं सकता, क्योंकि दश रूपक टीका नहीं है, ये तो खुद ही क्या है, ये तो खुद ही गुरुजी रचना है धनंजय की दश रूपक। आंसर क्या होगा? ए, अभिनव भारती। ए होगा अभिनव भारती, सबसे ज्यादा प्रामाणिक यही है। 21 पे आ जाओ। जयदेव कहां के निवासी थे? बंग देश के, उत्कल देश के, मध्य प्रदेश के या कश्मीर के? बताओ। जयदेव जिन्होंने चंद्रालोक लिखी थी, ये वंग प्रदेश हुआ करता था, वहां के रहने वाले थे। बिल्कुल ए आंसर हो जाएगा। 22 पे आते हैं। नाट्य दर्पण के रचयिता रामचंद्र गुणचंद्र किस प्रदेश के निवासी थे? नाट्य शास्त्र नहीं, नाट्य दर्पण। कल इसके प्रश्न पूछे थे मैंने आपसे, आपको पता होगा कि कल मैंने प्रश्न पूछे थे इसके। गुजरात के, कश्मीर के, उत्तर प्रदेश के या मगध प्रदेश के? नाट्य दर्पण जिन्होंने लिखा वो विद्वान है रामचंद्र गुणचंद्र। अब आपसे पूछा गया है कि ये कहां के रहने वाले थे, बस इतना बता दो। ये गिला भाई, पटेल, चंद्र, ये सब गुजरात वाले हैं। 22 में आंसर क्या होगा? ए, गुड। 23 में प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा सुखात्मक नहीं माना जाता है? श्रृंगार, हास्य, शांत और रौद्र। सुख की अनुभूति कौन से रस में नहीं होती है? आपको बताना है। 23 में प्रश्न है। सुख की अनुभूति श्रृंगार में तो होती है, दूसरे को प्रेम करते हैं तो। हास्य में भी होती है, गुड, सब लोगों ने जवाब दे दिया सीधा प्रश्न देखते ही। रौद्र में गुस्सा आ रहा होता है, भयंकर क्रोध आ रहा होता है, वहां पे सुख की अनुभूति बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि ये क्रोध रस है, रौद्र उसका भाव होता है। आगे चलते हैं 24 पे। श्रव्य काव्य एवं दृश्य काव्य दोनों की संवेद समालोचना किस ग्रंथ में मिलती है? साहित्य दर्पण में, काव्य प्रकाश में, चित्र मीमांसा में या रस गंगाधर में? 24वां प्रश्न। श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य दोनों की संवेद समालोचना। सुमित्रा कड़वासरा जी, बिल्कुल बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, अच्छा लगा। साहित्य दर्पण है विश्वनाथ का, उसमें श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य दोनों की संवेद समालोचना देखने को मिलती है। विश्वनाथ की रचना है, आचार्य विश्वनाथ अच्छे विद्वान हुए हैं। चलिए 25वां प्रश्न। 11वें रस भक्ति रस की परिकल्पना किस भक्ति ग्रंथ में की गई? आपको पता है ना, पहले तो ये श्रृंगार रस ही था, फिर श्रृंगार रस के 2 भाग हो गए,
एक तो भक्ति रस और एक वात्सल्य रस। आपसे ही पूछा गया है, मतलब दो अलग रस बन गए, 9 रस की जगह 11 हो गए ना। अब आपसे पूछा गया कि 11वां रस जो है ना भक्ति रस, उसकी कल्पना किस ग्रंथ में की गई है? बिल्कुल उज्ज्वल नीलमणि एवं भक्ति रस मृता सिंधु, इन दोनों में ही की गई है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 25 में? डी, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा जवाब दे रहे हैं आप लोग। 26वें प्रश्न पे आओ। कुवलयानंद ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? आपको पता है ना, अप्पय दीक्षित ने कुवलयानंद लिखा है, किससे संबंधित है? अलंकारों से, रसों से, छंदों से या काव्य दोषों से? 26वां प्रश्न है। नरेश जी बिल्कुल सही जवाब है। भामे से प्रभावित थे ये, बामन, रुद्रट, दंडी, इन सबका अनुकरण किया। अलंकारों से संबंधित है अप्पय दीक्षित की रचना कुवलयानंद। ओके, तो यहां पे 26 में ए हो जाएगा। 27वें प्रश्न की ओर चलते हैं। रसमंजरी ग्रंथ के प्रणेता किसे माना गया है? अप्पय दीक्षित को, विश्वनाथ को, जगन्नाथ को या भानुदत्त मिश्र को? ये तो बहुत सीधा प्रश्न आ गया। अप्पय दीक्षित की कुवलयानंद आपने पढ़ी है, विश्वनाथ का शायद दर्पण आपने पढ़ा है, रस गंगाधर पंडित जगन्नाथ आपने पढ़ा है, बच के गया भानुदत्त मिश्र की रसमंजरी। ओके, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? डी। बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न देखिएगा। पंडित जगन्नाथ के आश्रयदाता कौन थे? बाबर, हुमायूं, अकबर और शाहजहां? बड़ा अच्छा प्रश्न है। समकालीन विद्वान कौन था और उसके साथ साथ दिल्ली गद्दी पे कौन बैठा था? दोनों बात याद रखनी चाहिए। कौन किसके समय में पैदा हुआ है और किसके समय दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठा था? पंडित जगन्नाथ के आश्रयदाता कौन है, ये आपको बताना है। पंडित जगन्नाथ किसके समय मौजूद थे? प्रश्न है 28वां। ज्यादातर लोगों ने, विशेषकर प्रमोद जी ने कह दिया कि सब शाहजहां था। सही बात है, आंसर भी सही है, शाहजहां, डी। 29वां प्रश्न देखिए दोस्तों। इन प्रश्नों को आप कहां से लोगे? ये प्रश्न आपको कहां मिलेंगे? टेलीग्राम पे जाना, टेलीग्राम पे ये प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ज्वाइन करना टेलीग्राम को, काव्यांग एजुकेशन मानव शर्मा, तो वहां आपको मिल जाएंगे। ओके, मम्मट द्वारा निर्दिष्ट प्रयोजन में कौन सा काव्य प्रयोजन सम्मिलित नहीं है? पंक्ति बोल देता हूं मैं। मम्मट ने कार्य प्रयोजन जो है उसमें क्या कहा था, पंक्ति लिख देता हूं, फिर आप आइडिया लगाना कौन सा नहीं है। यश से मम्मट के काव्य प्रयोजन बताता हूं, 6 बताए थे मम्मट ने काव्य प्रयोजन। अब आप बताना कौन सा नहीं है यहां पे। यश से अर्थ विदे व्यवहार कृते शिवे ते रक्षितये सद्य परिनिवृते कांता सम्मित उपदेश युजे। ये 6 काव्य प्रयोजन बताए किसने? मम्मट ने। ओके, काव्य प्रकाश में 6 काव्य प्रयोजन बताए थे। अब आपसे पूछा क्या गया है, कौन सा वाला मम्मट ने नहीं बताया? संस्कृत श्लोक में लिख दिया, यस्य अर्थ विदे व्यवहार कृते शिवे ते रक्षते सद्य परिनिवृतये कांता सम्मित उपदेश युजे। हम तो ब्राह्मण है, देखो हमारा तो काम है मंत्र मंत्र बोलने का, हमारा तो काम है कथाएं पढ़ने का, हमारा तो काम है कविताएं बोलने का। तो हम ब्राह्मण है, हमारा धंधा है। तो बचपन से हम तो मंत्र बोल के भी खा लेते हैं, जानते हो ना आप लोग। बाकी आप लोगों को अगर ये याद नहीं हो तो इनमें से देख लो, अर्थ समझ सकते हो। यश से मतलब यश, अर्थ विदे मतलब पैसा, व्यवहार करते इसका मतलब दुनिया में आपका लौकिक व्यवहार, शिवेते रखते मतलब मंगल कामना, मंगल कामना,
सद्य परिनिवृत्ते, नहाते ही जो प्राप्त होता है, मतलब आनंद, अलौकिक आनंद। और कांता सम्मित उपदेश युजे, पत्नी के समान प्रिय उपदेश, पत्नी के समान प्रिय उपदेश। 6 काम करता है काव्य। यश देता है, पैसा देता है, व्यवहार बनाता है आपका, आपको मंगल कामना करना सिखाता है, आपको अलौकिक आनंद देता है और पत्नी के समान प्यारा उपदेश देता है। यश से आ गया भाई साहब, लौकिक व्यवहार बिल्कुल आ गया भाई साहब, अनिष्ट का निवारण और स्नेह की प्राप्ति। 2 ऑप्शन यहाँ पे दिखे। अब देखो ये जो लिख रहा है ना, मंगल कामना, इसका मतलब अनिष्ट का निवारण है। और स्नेह मिलता है काव्य से? नहीं, स्नेह तो राजा से मिल जाता है, स्नेह तो मित्र से मिल जाता है। मुख्य बात है पत्नी के समान स्नेह होना चाहिए था, यहां पे होना चाहिए था पत्नी के समान उपदेश, तो ये नहीं हुआ, इसलिए यहां पे आंसर हो गया क्या? डी। क्योंकि काव्य तो कड़वा भी बोल सकता है, कोई जरूरी नहीं काव्य आपको स्नेह करे। काव्य आपको यह भी कह सकता है कि अब्दू मन चंगा तो कठौती में गंगा। काव्य आपसे कह सकता है कि बांध्या चेला तो बेला तो जगत चेला। काव्य आपसे कुछ भी कह सकता है, धमका सकता है आपको कि ये करो रे, रोक युधिष्ठिर को, यहां जाने दे उसको स्वर्ग दे, युधिष्ठिर को जाने दो, मतलब धमका भी सकता है, ऐंठ भी सकता है। स्नेह प्राप्त नहीं होता काव्य से। ओके प्रमोद जी, थोड़ा जवाब गलत हो गया आपका, कोई बात नहीं। और 30वां देखो, सद्य परिनिवृत्ते से मतलब क्या है? रस की उत्पत्ति, अलंकार की उत्पत्ति, छंद की उत्पत्ति या यश की उत्पत्ति। अभी बताया ना, सद्य परिनिवृत्ते मतलब सद्य मतलब तुरंत, नहाने के बाद का आनंद, नहाने के बाद, परिनिवृत्ते मतलब नहाने के बाद का आनंद जो होता है उसको बोलते हैं सद्य परिनिवृत्ते। तो उससे रस पैदा होगा, अलंकार छंद यश थोड़ी पैदा होंगे, उससे रस पैदा होगा, फीलिंग अच्छी आएगी। तो ये प्रश्न था आपका आज का। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आप रेगुलर यूट्यूब पर बने हुए हैं तो कभी आप काव्यशास्त्र पढ़ेंगे, कभी टीचिंग मेथड, कभी ग्रामर। काव्यशास्त्र आप ले रहे थे, अब देखते हैं कल कुछ और क्वेश्चन करवाते हैं, कुछ टीचिंग मेथड भी आपको करवाएंगे, कुछ ग्रामर भी करवाएंगे। बाकी पढ़ते रहो, लगातार बने रहो। ध्यान रखना, सब चीज़ों का, सारे विघ्नों का एक ही उपाय है, क्या? डाउनलोड ऐप काव्यांग एजुकेशन। हमारा वहाँ पे फ्री फोल्डर है, उसमें फ्री मटेरियल में बहुत सारी चीज़ें फ्री डली हुई है, तो आप वहाँ पे जाकर के फ्री मटेरियल पढ़ लो। जब पैसे देने की इच्छा हो तब बाद में दे देना। सबसे सस्ती रेट पे हमने कोर्स डाल रखे हैं, जो कि संभव नहीं है। दुनिया के जो नोट्स हैं, दुनिया के जो मैटर हैं, उनसे बहुत अच्छा आपको पढ़ने को मिलेगा और बहुत कम रेट वहाँ पर है, ताकि विद्यार्थियों का भला हो सके। याद रखना, अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट शिक्षा से बेहतर कहीं नहीं हो सकता। शिक्षा में खर्च किया गया धन अगला इन्वेस्ट है, वो कभी न कभी काम आता है। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे पूरी हो गई। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू दोस्तों।